जय हिंद साथियों। भारतीय राजनीति में परिस्थितियां किस तरह से बदल जाएंगी यह कहा नहीं जा सकता। जो नरेंद्र मोदी पिछले महीने तक अजय माने जाते थे, जिनको हराने की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, दो घटनाक्रमों ने भारतीय राजनीति को इस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि जहां नरेंद्र मोदी की तिबारा जीतने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। एक और नीतीश कुमार का एनडीए छोड़कर बाहर आना और दूसरी जिसकी कोई चर्चा नहीं थी, वह लोग प्रधानमंत्री पद के संभावनाओं में शिखर पर पहुंच गए हैं। और हम आज बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के होने वाले नए अध्यक्ष की, जो राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं। और 2024 के चुनाव में राजस्थान के गांधी का मुकाबला होने जा रहा है नरेंद्र मोदी से। आज हम इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और हर तथ्य के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, हर राज्यवार आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बीजेपी को 2019 में जो 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, वह अगर हम राज्यवार देखें और आज की परिस्थितियों के साथ 2024 की संभावनाओं पर अगर हम विचार करें तो वह इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश में 2019 में 3 लाख वोट मिले थे और वहां यह मान लेते हैं कि 3 लाख फिर मिल जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां 3,80,000 वोट मिले थे, वहां भी कोई बदलाव नहीं होगा। असम की परिस्थितियों में भी अभी यह मान लेते हैं कि वहां भी कोई बदलाव नहीं होगा, परंतु असम गण परिषद किसी भी परिस्थिति में एनडीए में नहीं जाने वाली और वह नीतीश कुमार के साथ लगातार संपर्क में है, बातचीत हो रही है। और जब हम यूपीए की बात करेंगे तब असम गण परिषद की बात जरूर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं बिहार की, जहां भाजपा को 96 लाख वोट मिले थे और अब किसी भी परिस्थिति में 25 लाख से ज्यादा वोट नहीं मिलने वाले, यानी कि 70 लाख वोटों का सीधा नुकसान बिहार से होगा। गोवा में 4,30,000 वोट मिले थे और उसी तरह गुजरात में 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे। यहां भी मान लेते हैं भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा, पर हरियाणा और हिमाचल के घटनाक्रम से और उपचुनाव के मद्देनजर 25 लाख वोट दोनों स्टेटों में कम होने की पूरी संभावनाएं हैं। जम्मू और कश्मीर में भाजपा को जो वोट मिलता आया है 16 लाख लगभग मिलता ही रहेगा, वह कम नहीं होगा। परंतु कर्नाटक में येदियुरप्पा को संसदीय बोर्ड में लेने के बाद भी लिंगायत समाज नाराज है, भाजपा से नाराज चल रहा है और नफरत की राजनीति के आगे कर्नाटक की जनता भी, खासकर मध्यम वर्गीय परिवार जो बहुतायत में है, उनमें भाजपा के लिए भयंकर नाराजगी देखी जा सकती है। कर्नाटक में भाजपा को 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे और अब 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा नहीं मिलेंगे। जेडीएस कांग्रेस के देवेगौड़ा जी के आह्वान पर फिर से मजबूती के साथ एक बार फिर एक साथ चुनाव लड़ने की संभावनाओं को देखते हुए लगभग 25 से 30 लाख मतों का भाजपा से मुंह मोड़कर कांग्रेस गठबंधन की तरफ जाना निश्चित लगता है। और इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है क्योंकि आंतरिक गुटबाजी, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की गुटबाजी से कर्नाटक भाजपा में गहरा असंतोष व्याप्त है। केरला में भाजपा को 26 लाख वोट मिले थे और केरला की परिस्थितियां वैसी ही बनी रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय को साइडलाइन किया जा रहा है और जिस तरीके से छोटे सिंधिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, नितिन गडकरी जैसे नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव साफ साफ नजर आ रहा है। और 2019 के चुनाव में यहां 2 करोड़ 14 लाख वोट मिले थे, यहां भी 60 से 70 लाख वोट भाजपा की अच्छी से अच्छी परिस्थितियां होने पर भी अवश्य कम होंगे। जिस ओबीसी वर्ग की वजह से भाजपा वहां सत्ता में आई थी, जिन दलितों के अपार समर्थन से भाजपा सत्ता में आई, इन दोनों वर्गों में भाजपा के लिए बड़ी नाराजगी देखी जा सकती है, जिसे दूर करने का प्रयास भाजपा के लिए कठिन है, कठिन होता जा रहा है। बहुत आयात में दोनों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अब तिबारा हम लोग मूर्ख नहीं बनने वाले हैं, ना ही अब कोई हमें भावनाओं में बांध सकता है, ना मूर्ख बना सकता है। महाराष्ट्र की स्थितियां आप सभी के समक्ष हैं और मराठे गद्दारों को माफ करने वाले नहीं हैं। यह उद्धव और आदित्य ठाकरे की महाराष्ट्र के भ्रमण के समय भीड़ की आंखों से परिलक्षित होता है। और जैसा कि इस बार इतिहास में पहली बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार के एनसीपी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेंगी, जो भाजपा को
को लगभग 1.5 करोड़ वोट मिले थे, उनमें 50 से 75 लाख मतों की गिरावट तय है। नितिन गडकरी जैसों का अपमान और उनके कामकाजी मंत्री होने का उनका सम्मान इसमें आग में घी डालने जैसा काम करेगा। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में जितने मिले थे मिल जाएंगे। और अब बात उड़ीसा की भी करेंगे, जहां 91 लाख वोट भाजपा को मिले थे। और अभी की परिस्थितियों में नवीन पटनायक, जिन्होंने 2019 के चुनाव में कहा था कि मोदी दूसरे कार्यकाल के लायक नहीं है, इस बार उनकी संभावनाएं खत्म करने के लिए कमर कस चुके हैं। जिस प्रकार क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का खुलासा ऐलान जो जेपी नड्डा ने किया, जिस प्रकार भाजपा वहां कर रही है, नवीन पटनायक समझ चुके हैं और बीजू बाबू की विरासत को 2019 की तरह गलफत में आकर खोने नहीं देंगे। और उनके इसी प्रयास की वजह से भाजपा वहां जिला परिषद का चुनाव तक नहीं लड़ पा रही है। उड़ीसा में भी भाजपा के मतों का हास कम से कम 40 से 50 लाख का होगा। अब बारी है पंजाब की। पंजाब की परिस्थितियां आप सभी के समक्ष हैं और इन्हें अकाली दल के साथ मिलकर लड़ने पर 13 लाख वोट मिले थे। अब बारी आती है राजस्थान की, राजस्थान के गांधी के राज्य की, जहां से आजादी के बाद से पहली बार कोई प्रधानमंत्री बनने जा रहा हो, जिसने गुजरात में नरेंद्र मोदी को अपने गृह राज्य में 2017 के चुनाव में सार्वजनिक रूप से मंच पर खड़े होकर नौटंकी करने को मजबूर कर दिया था और उन्हें चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलकर नौटंकी करने की जरूरत पड़ी थी कि कांग्रेस वाले पाकिस्तान से मिलकर मुझे मरवाना चाहते हैं। और वह 2017 में ही अशोक गहलोत से चुनाव में हार चुके थे। जब वह प्रधानमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत से आमना सामना होगा तो राजस्थान की जनता भाजपा को कितने वोट देने वाली है, इसका भाजपा को अंदाजा तो एक दिन की चर्चा में ही लग गया होगा। इतिहास और राजनीति में परिस्थितियां किस प्रकार से पाला बदलती हैं, यह संभव है कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री का चुनाव प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनकर लड़ रहे थे, ठीक उसी प्रकार अशोक गहलोत 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री का चुनाव प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनकर लड़ेंगे और 2024 में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हुए देश के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे। स्थिति ऐसी होगी कि राजस्थान में 2023 के चुनाव में भाजपा की 100 से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। 2024 में क्या होगा इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वसुंधरा राजे की नाराजगी, भाजपा की आपसी गुटबाजी, उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री बनाए जाने का आश्वासन, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और इन सब पर भारी अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव की मुख्यमंत्री के लिए चर्चाएं सरेआम सुनी जा सकती हैं। और इन परिस्थितियों में 2024 के चुनाव में जहां 2019 में 1 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, वहां 90 लाख तक पहुंच पाना भी बड़ी बात होगी। तमिलनाडु में 15 लाख वोट मिले थे, हम मान लेते हैं कि वह मिल भी जाएंगे। उसके बाद बारी आती है उत्तर प्रदेश की। 2024 के चुनाव में अखिलेश का प्रदर्शन फिर से वह नहीं दोहरा पाएंगे, ऐसी कोई संभावनाएं दिख नहीं रही है। ओबीसी की नाराजगी जग जाहिर है जो चुनाव के बाद हुई है। उनके प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शायद 2024 तक भाजपा के साथ ना रहे। मायावती के विलुप्त होने के बाद जैसे कि संभावनाएं बन रही हैं, कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष किसी बड़े दलित चेहरे को बनाने जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार का प्रभाव बहुताय में पाई जाने वाली जाति कुर्मी पर पड़ना अवश्यंभावी है। और सबसे बड़ी बात, माली समुदाय जो भाजपा का कोर वोट बैंक रहा है, ना तो इसे भाजपा में भागीदारी मिली, ना सम्मान, ना ही इनका उत्थान हुआ। और कांग्रेस ने शांति प्रिय, जिसे ओबीसी में बड़ा ही छोटा तबका हासिल है, वैसे माली समाज के व्यक्ति अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, एक और सम्मान दिया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जबकि अशोक गहलोत गांधीवादी विचारों के व्यक्ति हैं और वह सबको साथ लेकर चलने वाले ईमानदार व्यक्ति की छवि भी अशोक गहलोत की है। उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा को सर्वाधिक 4 करोड़ 28 लाख मत मिले थे, वहां अशोक गहलोत के आने के बाद जिन्होंने अपने राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू की, जिसकी मांग उत्तर प्रदेश में भी लगातार हो रही है, जिसकी चिरंजीवी योजना देश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है और उसकी तुलना केंद्र की हेल्थ योजना से की जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली की तुलना अग्निवीरों से की जा रही है, जिसे 4 साल के बाद ना तो पेंशन मिलेगी, ना ही सैनिक होने का सम्मान।
भाजपा का 4 करोड़ 28 लाख का वोट बैंक घटकर 3 करोड़ तक आना कोई बड़ी बात नहीं होगा। अब बारी आती है पश्चिम बंगाल की, जहां पर दीदी का खेला अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल में दीदी और दीदी का खेला लोगों को देखने को मिल रहा है। भाजपा में गए हुए सांसदों के साथ साथ विधायक भी भाजपा का दामन छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है, जिसमें अर्जुन सिंह और मुकुल राय प्रमुख हैं, जिसे भाजपा को 2019 में 2 करोड़ 30 लाख वोट मिले थे। 2024 में 1 करोड़ 30 लाख वोट मिलना भी बड़ी बात होगी। दीदी ने भाजपा को हराने के लिए अंदर ही अंदर दम लगा रखा है। जहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट पूर्व की भांति मिलकर चुनाव लड़ेंगे और संभावना यह है कि चुनाव आते आते दीदी के पास भी राजस्थान के गांधी की शरण में आने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। वैसे नीतीश कुमार, शरद पवार, आंध्र का बूढ़ा शेर चंद्रबाबू नायडू और उड़ीसा के नवीन पटनायक, तमिलनाडु के स्टैलिन, असम के बदरुद्दीन अजमल, पंजाब के अकाली, अखिलेश की साइकिल, सबका आना जाना 10 जनपद पर लगा रहता है, भले ही वह व्यक्तिगत क्यों ना हो। और अभी की परिस्थितियों में किसी और नए गठबंधन की जरूरत अशोक गहलोत को नहीं है। आंध्र प्रदेश की बात तो करेंगे ही, लेकिन यह जानकारी सभी को होनी चाहिए कि 2019 के सभी पार्टियों के वोट कम हुए थे, लेकिन टीडीपी के वोट बैंक अभी भी उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। उनके ध्रुव विरोधी वाईएसआरसीपी के जगन भी इस बात को समझते हैं कि भाजपा छोटी पार्टियों को निगल जाती है, लेकिन कांग्रेस के साथ छोटी पार्टियों का हमेशा उत्थान ही हुआ है। किसी के पतन का कोई इतिहास दर्ज नहीं है। अगर इन सभी परिस्थितियों और संभावनाओं का आकलन करते हुए अगर भाजपा का वोट बैंक जोड़ा जाए तो 14 से 15 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि अगर पुलवामा और बालाकोट के बाद भी भाजपा को 2019 में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, और फिर अगर बालाकोट और पुलवामा वापस होता है तो यह वोट घट जाएगा, क्योंकि भले ही भाजपा का इसमें कोई हाथ ना हो, लेकिन लोग यह समझ लेंगे कि पुलवामा भाजपा ने ही करवाया है। और अब बात करते हैं भाजपा के सबसे बड़े हथियार की, हिंदुत्व की। मां बाप को तो भूल ही जाइए, उन्हें तो छोड़ ही दीजिए चुनाव प्रचार की लाइन के लिए। और जो लोग अपनी पार्टी में बैठे बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, वह हिंदू हो ही नहीं सकते। जिन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी के बुजुर्गों का कभी सम्मान नहीं किया, हमेशा उनका अनादर किया, वह हिंदुत्व की बात क्या करेंगे। और जब यह बात अशोक गहलोत घूम घूम कर कहेंगे तो दुनिया समझ जाएगी यह कैसे हिंदू हैं। अब हम बात करते हैं अशोक गहलोत के नेतृत्व में होने वाले चुनाव और उसके प्रभाव की। क्या प्रभाव पड़ेगा, चुनाव क्या रहेगा। बात शुरू करते हैं असम से। बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस में विलय को तैयार हैं और संभवतः अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनते ही असम में 4 से 5 लोकसभा क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव रखने वाली पार्टी जो कांग्रेस से निकलकर बाहर गई थी, फिर से कांग्रेस में विलय करेगी। असम गण परिषद के प्रफुल्ल महंत, जिनके सामने आज के असम के मुख्यमंत्री शिशु के समान थे, उनके यूपीए में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। और अगर वह नहीं भी आते हैं तो कांग्रेस का मत और सीट वहां बढ़ेगी ही। उसके बाद कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी, जेडीयू और कम्युनिस्टों के साथ हो जाने से बिहार की सभी सीटों पर जीत जाए, यह बड़ी बात नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक कोई नए गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। और इन सभी के 2019 के कुल मतों को अगर जोड़ा जाए, जिसमें असम के बदरुद्दीन अजमल की AIUDF, बिहार में वर्तमान गठबंधन, कर्नाटक में जेडीएस, महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना, तमिलनाडु में स्टेलिन, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के सिर्फ इन्हीं के मतों को अगर जोड़ा जाए तो लगभग 25 करोड़ से ज्यादा होते हैं। और भाजपा की परिस्थितियां और उनके घटने वाले मतों का कुछ प्रतिशत भी अगर इस गठबंधन को मिलता है तो यह भाजपा को मिलने वाले 15 करोड़ से 2 गुना लगभग 30 करोड़ हो सकता है। हमारे पत्रकार बंधु और ईमानदार मीडिया अंत में संसाधनों का रोना रोते ही हैं। कांग्रेस के पास संसाधन नहीं है और यह भूल जाते हैं कि राजस्थान के भामाशाह, जी हां, राजस्थान के भामाशाह विश्व प्रसिद्ध हैं और राजस्थान के भामाशाहों के पास दिमाग है, दौलत है और उनके साथ में उनके पास बहुत बड़ा दिल भी है। और संभवतः राजस्थान के भामाशाह ही पूरे विश्व में अपना व्यापार बड़ी कुशलता के साथ चला रहे हैं और ऐसा कोई दूसरा समुदाय पूरे विश्व में नहीं है। राजस्थानी
व्यापारी ही पूरे विश्व में व्यापार करने वाले एकमात्र समुदाय हैं और अशोक गहलोत को बहुत प्यार करते हैं और अशोक गहलोत को संसाधनों की जरूरत पड़ जाएगी और इनमें से 10% भी मिल जाएं तो अडानी और अंबानी को अपनी जेब में डालकर घूमेंगे। जी हां, अडानी और अंबानी को जेब में डालकर घूमेंगे। और इन राजस्थानी भामाशाहों में से 10% की राशि ही अगर अशोक गहलोत स्वीकार करते हैं तो 5 बार देश का इलेक्शन लड़ सकते हैं। उन्हें 90% को मना करना पड़ेगा। और अशोक गहलोत ने राजस्थान फाउंडेशन के तेज तर्राट धीरज श्रीवास्तव को चेयरमैन बना रखा है, जो रात दिन नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों के संपर्क में रहते हैं। और कुछ माह पूर्व उन्होंने जो सभी को जमा किया वह अतुल्य था और वह सभी चाह लें तो भारत पर जितना कर्ज नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जी हां, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 8 साल में बढ़ा दिया है, अशोक गहलोत के कहने पर एक मुश्त चुका सकते हैं। अशोक गहलोत को देश का चुनाव लड़ने के लिए पैसों की कमी नहीं है और यह परिस्थितियां और मोदी की राजनीतिक क्रियाकलापों से उपजे हालातों को देखते हुए लोग कहने लगे हैं अशोक गहलोत का प्रधानमंत्री बनना मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद।